आप लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। आवाज सुनाई दे रही है तो बाद में आ जाएगा, डोंट वरी। गुड इवनिंग ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है, कल का ही कंटिन्यू कर रहे हैं, प्रोनाउंस। आज थोड़ा सा जितना पढ़ा था उसको क्विक रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आप सबको जहां भी दिक्कत होगी वहां पे इंटरप्ट करिएगा, मुझे पूछिएगा। हमने देखा था कल, प्रोनाउंस का डेफिनेशन देखा था, कहा था कि वैसा शब्द जो नाउन के बदले में आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। आप सब इस डेफिनेशन से बखूबी परिचित हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड ऑफ मतलब बदले में। इसको लिखा भी था मैंने कल, आज नहीं लिखेंगे, बदले में। तो इस तरह से प्रोनाउन का डेफिनेशन हो गया कि नाउन के बदले में जो शब्द आता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। उदाहरण बहुत सारे लिखे थे, ही, हिमसेल्फ, बोथ, एनीवन, व्हाट, हुज। आप इसको देखकर घबरा गए थे, बिल्कुल मत घबराइए, सब सही होगा। आप लास्ट में बता पाएंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा प्रोनाउन का है। अब पहले मैंने बताया था कल कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पे है, वीना अराइव्ड लेट, वीना हैड अ हेडेक। तो यहाँ पे वीना का नाम दोबारा उल्लेख हुआ है। जिस तरह से आप आर्टिकल्स में पढ़े थे कि किसी नाउन का उल्लेख अगर दोबारा करते हैं और उसके पर अगर आर्टिकल लगता है तो शुरू में तो ये लगेगा, चाहे एन लगेगा, लेकिन दोबारा जैसे ही हम उल्लेख करेंगे, दोबारा जैसे ही हम उल्लेख करेंगे तो उसके साथ टी एच ई लग जाता है। वैसे ही कोई गलत विंडो हो गया है, ओके, इसको ही कर देते हैं। और ऐसे ही जब वीना है, वीना को दोबारा लाना पड़ेगा सेंटेंस में, तो वीना का जगह पे हमें प्रोनाउन लिखना चाहिए। जैसा कि नीचे जो सेंटेंस लिखा है उसी ग्रीन कलर में दिखा रहा है, वीना अराइव्ड लेट, शी हैड अ हेडेक। तो प्रोनाउन का प्रयोग क्यों करते हैं ये आप देख रहे हैं। फिर ऐसे ही रमन था, फिर दोबारा रमन के बारे में बोल रहा है तो रमन ही लिख दिया है, लेकिन जो नीचे का सेंटेंस है रमन के बदले में ही का प्रयोग किया है, तो यहाँ पे ही और ऊपर शी, ये दोनों प्रोनाउन हो गए। और एक छोटी सी एक कहानी थी जहाँ पे दिखाया कि कृष्णा, बार बार हम नाम ले रहे हैं कृष्णा का, तो पढ़ने में कितना खराब लग रहा है। तो यहाँ पर हमें कृष्णा के बदले में एक बार कृष्णा रहेगा और बार अब जितना उसके बाद आ रहा है हर जगह प्रोनाउन होना चाहिए कृष्णा का। तो इतना हमने कल बात किया था। तो इसके बाद बात किया था प्रोनाउन के टाइप्स पर। प्रोनाउंस के कितने टाइप्स होते हैं? 10 होते हैं, जो कि आप पढ़ेंगे और देख रहे हैं तभी दिमाग खराब हो रहा है। लेकिन अगर हम ठीक से पढ़ लेते हैं इसको तो लास्ट में आपको सारे नाम और एक ट्रिक है, वो ट्रिक के साथ हमेशा याद भी रहेंगे। सारे नाम तो बोलने आएगा, पढ़ने आएगा, समझने आएगा, याद भी रहेगा, ट्रिक भी है, राइट। तो इसमें इसमें जो पहला था पर्सनल प्रोनाउंस, हिंदी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउंस, अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, विभाग सूचक सर्वनाम। चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, संकेतवाचक सर्वनाम। पांचवा इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउंस, दृढ़तावाचक सर्वनाम। इंडेफिनिट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, परस्परवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट में रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। इस तरह से पूरे 10 टाइप्स हैं प्रोनाउंस के। हिंदी हम बार बार नहीं देखेंगे, लेकिन हमने कहा था कि हम इनके डेफिनेशन पढ़ेंगे, कभी कभी डेफिनेशन की सहायता से, तो कहीं कहीं हम हिंदी की सहायता से, और कहीं कहीं इसके एग्जाम्पल की सहायता से किसी न किसी तरीके से हम 10 को समझेंगे। जो भी तरीका हमें हेल्प करेगा उससे हमें 10 को क्लियर करना है। तो अभी तक जो नए हैं चाहे जो पुराने हैं, किसी को पूछना है यहाँ तक? चलिए,
तो इसमें आगे है, आगे मैंने यहाँ पे एक ये जो स्लाइड दिया था इसमें आप सब काफी उलझ गए थे। आप सब में कितने को याद है स्लाइड का कंटेंट जो कहा था कि बहुत जरूरी है? बोलिए जरा एक बारी बारी से। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप सब? कितनी याद है? ओके 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 चलिए। हम पढ़ने से पहले ना पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने से पहले सभी लोग माइक्रोफोन को म्यूट करिए। पर्सनल प्रोनाउन पहले से पढ़ने से पहले एक बार देखते हैं उसको। हाँ, जिनको याद नहीं है, जिनको याद है, एक बार बिल्कुल बिल्कुल दिमाग को साफ कर लीजिए और देखते हैं। हम देख रहे हैं प्रोनाउंस। पहला एक है आई, आई है, और दूसरा है वी। ये दोनों आता है फर्स्ट पर्सन में। ये तो आप सब जानते हैं ना? आई आता है, आई आता है फर्स्ट पर्सन में, यू आता है सेकंड पर्सन में, और इसके बाद ही, सी, इट, दे। ये चार हैं जो आते हैं, मतलब ये चार मेन हैं। हाँ, और भी हो सकता है पोएम में, बहुत और तरह के प्रोनाउंस का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये जितने लिखा ना सात, ये मेन प्रोनाउंस है जिनका हम प्रयोग करेंगे। और इसी के अतिरिक्त मुख्य प्रोनाउंस की बात करेंगे नहीं, साथ ही मेन प्रोनाउंस की बात करेंगे। और इनका पर्सन लिख दिया आपको। अब पर्सन के बारे में सोचना नहीं है आपको। अब आप हाथ उठा रहे हैं, जो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं देख नहीं पा रहा हूँ बिकॉज मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो जिनको पूछना होगा पूछिएगा, जब भी पूछना है पूछ दीजिएगा। मेरे पूछने का वेट मत करिएगा, बोलने पे पूछेंगे। हम्म, आपका आपको समझना और मुझे समझाना मेरा सबसे पहला काम है। तो हम सब जो उधर था कंफ्यूजन वाला स्लाइड बनाया था उसको साफ कर रहा हूँ। आई वी फर्स्ट पर्सन में, यू सेकंड पर्सन में, और ही सी इट दे थर्ड पर्सन में होता है। किसी को यहाँ पे कुछ कहना है क्या? डोंट रेज हैंड्स। आप हाथ उठा रहे हैं तो यहाँ पे जो बीप आ रहा है, बीप से मुझे लग रहा है कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे मुझे जाना चाहिए वापस। तो इसका देखिए, जो ये शुरू शुरू का है ना, इसको बोलते हैं हम नोमिनेटिव केस। क्या होता है इसको? इसको कर्तरी क्या बोलते हैं इसको? कर्ता कारक बोलते हैं। हिंदी में कर्ता कारक, जो संस्कृत में पढ़े हैं आप, कारक हिंदी में पढ़े हैं वही वाला। और इसके बाद आता है आई का हो जाता है मी, आई का मी, वी का अस, यू का नहीं बदलता है, ही का हिम, सी का हर, ईट का ईट, और दे का देम। ये जो होता है, ये होता है ऑब्जेक्टिव केस में। आप सबको अगर वॉइस पढ़े होंगे तो आप समझ रहे होंगे, पढ़िएगा तो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। ये आपको याद रखना है। अब इसमें एक और पार्ट है, वो है पोसेसिव केस, POSSESSIVE, पोसेसिव केस। हाँ, तीनों केस ही है। ठीक है, तो इसको आई का मी हो गया, और पोसेसिव केस में हो जाएगा माइन। ठीक है, वी का यहाँ पे अस हो गया, और यहाँ पोसेसिव केस में हो जाएगा आवर्स, आवर्स। हाँ, यू का यू हो गया, और यहाँ पे योर्स हो जाएगा। ही का हिम हो गया, यहाँ पे हीज हो जाएगा। सी का हर, और यहाँ पे हर्ष हो जाएगा। ईट का ईट, और यहाँ पे ईट्स हो जाएगा। दे का देम, और इसका यहाँ पे हो जाएगा देयर्स हो जाएगा। क्या आप सबको यहाँ कुछ पूछना है? आप सबको देखिए, प्रोनाउंस में ना कम से कम आप सबको इतना याद रखना है अभी। आई मी माइन, वी अस आर्स, यू योर्स, ही हिम हिज, शी हर हर्स, इट इट्स, दे देम देयर्स। ठीक है, मैंने एक एडिशनल बताया था,
हाँ, जिसको हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव में, लेकिन अभी यहाँ पे जब पढ़ रहे हैं तो ए प्रोनाउंस के बारे में इतना ही हो गया, ठीक है। इसका यहाँ एक माई होता है, यहाँ पे आवर होता है, यहाँ पे योर होता है, यहाँ पे हीज होता है, यहाँ पे हर होता है, यहाँ पे इट्स होता है और यहाँ पे देयर होता है। ये होता है, ये है पोसेसिव केस है ना, यहाँ पे इसको बोलते हैं पोसेसिव सिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं ADJECTIV पोसेसिव एडजेक्टिव, इसको हम बोलते हैं। आप बस इसको याद रखिए, अभी पोसेसिव एडजेक्टिव है ये। माई, आप जानते हैं ना कि माई भी होता है, तो माई कहाँ गया आप बोलेंगे फिर, यहाँ पे जो पढ़े होंगे या थोड़ा ठीक से ध्यान से नहीं पढ़े होंगे, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब पोसेसिव एडजेक्टिव है। ओके, किसी को कुछ कहना है? याद हो गया होगा आप सबको शायद। ठीक है, ठीक है। दिस इज वेरी इजी, बट ये थोड़ा सा लंबा है, इतना अधिक भेद है इसमें कि हम लोग चकरा गए थे कल। कुछ तो समझे हैं, बिल्कुल गलत कुछ भी नहीं समझे हैं, सही है। हम पहला भेद पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउन, हिंदी होती है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है कि ऐसे प्रोनाउंस का प्रयोग होता है जो कि पर्सन्स या थिंग्स के बदले में प्रयोग होते हैं। डेफिनेटली जो डेफिनेशन प्रोनाउंस का है कि वैसे शब्द जिनका प्रयोग नाउंस के बदले में करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं, शुरू में ही था, यही है। पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन भी यही है। पर्सनल प्रोनाउन भी इसे ही कहेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउंस फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स। नाउंस फॉर पर्सन एंड थिंग्स का मतलब क्या, नाउंस। पर्सन्स में क्या होगा, पर्सन्स हो गया, थिंग्स में क्या होगा, जानवर और वस्तुएं, तो ये नाउंस हो गया। डेफिनेटली यहाँ पे फीलिंग्स नहीं है। तो प्रोनाउंस फीलिंग्स वाला जो टर्म होता है, नाउन का जो भेद है, अबस्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, उसको माइनस कर लेते हैं, फीलिंग्स का पोर्शन नहीं लाते हैं, लेकिन बाकी सारा रहता है। मतलब जो डेफिनेशन प्रोनाउन का है वही डेफिनेशन पर्सनल प्रोनाउन का रहेगा। लेकिन यहाँ पे कैसे भेद करेंगे, भेद करने में हम क्या करेंगे, जो नॉमिनेटिव केस का है प्रोनाउन और जो ऑब्जेक्टिव केस का है प्रोनाउन, यही सब प्रयोग होगा बस पर्सनल प्रोनाउन में। इतना जिसको मैं घेर रहा हूं, इसी का हम खाली प्रयोग करेंगे पर्सनल प्रोनाउन में, इसके अतिरिक्त किसी का भी नहीं करेंगे। समझ गए? इसके अतिरिक्त हम किसी अन्य का नहीं करेंगे। तो बस आपको याद क्या रखना है कि पर्सनल प्रोनाउन में मत देखिए क्या लिखा है क्या कहा है, मत देखिए। पर्सनल प्रोनाउन जब होगा तो या तो प्रोनाउन सब्जेक्ट की जगह पर होगा, ऐसा वाला नॉमिनेटिव केस वाला, या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर होगा, ऑब्जेक्टिव केस वाला। समझ रहे हैं? जैसे यहाँ पे हमने लिखा है पहला सेंटेंस, माय अंकल लिव्स इन द यूएसए, ये सपोर्टिंग सेंटेंस है। नीचे के सेंटेंस में उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, इसी प्रोनाउन की बात हम कर रहे हैं, इसको पर्सनल बोलेंगे क्योंकि माय अंकल के बदला में ही का प्रयोग किया है। तो ये क्या है, नॉमिनेटिव केस का है, सब्जेक्ट जगह पर है। ऐसे ही यहाँ पे रामा है, रामा, ये जो सेंटेंस है फर्स्ट वाला दोनों सपोर्टिव सेंटेंस है, सहायता करने वाला सेंटेंस है। दूसरे में हमने इसकी सहायता ली है, तो यहाँ पे रामा के बदले में हर का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए हर जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो यह हर ऑब्जेक्टिव केस है। यहाँ पे देखिए हर होता है ना ऑब्जेक्टिव केस में। तो पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग हम करते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे। इतना आपको याद रखना है। कौन लिंक नहीं आया, लिंक नहीं आया, ग्रुप पे लिंक है ना, लड़कियां ज्वाइन करी है ना ग्रुप में, कोई कंफर्म कर, तो कैसे आया कि लिंक नहीं आ रहा है। एनीवेज, तो पर्सनल प्रोनाउंस में हम क्या कहेंगे, वैसे प्रोनाउंस जिनका प्रयोग सब्जेक्ट की जगह पे और जिनका प्रयोग ऑब्जेक्ट जब करते हैं वही आते हैं। और यहाँ बॉक्स में जो बना दिया ना, आप तो स्क्रीनशॉट लेंगे ही, इसको याद रखिएगा।
ठीक, यहाँ पे रेड से नोट भी लिख दिया कि पर्सनल प्रोनाउंस आर प्लेस्ड इधर एज सब्जेक्ट और एज ऑन ऑब्जेक्ट, मतलब पर्सनल प्रोनाउंस का प्रयोग का स्थान या तो सब्जेक्ट की जगह पे होता है या ऑब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट के रूप में होता है एक वाक्य में। एक वाक्य में यहीं पे दो ही जगह हो सकते हैं, इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। जब पूरा पढ़ लेंगे ना तो ये सबसे आसान आपको लगेगा। राइट, प्लीज आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और कंफर्म करिए। ओके, सेकेंड वन इज पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव का मतलब होता है, मैंने कल बताया था, एक वर्ब है POSSESS, पोसेस। पोसेस मतलब अधिकार रखना, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है अधिकार रखना, और पोसेसिव से हो जाता है अधिकार, इसका मतलब होता है अधिकार। समझ रहे हैं? तो इस प्रोनाउन से क्या दिखाएंगे हम? अधिकार दिखाएंगे। समझ रहे हैं मैंने क्या कहा था कि इसके हिंदी से चाहे डेफिनेशन से चाहे उदाहरण से किसी न किसी का हेल्प लेकर समझेंगे, क्योंकि प्रोनाउंस के बारे में कोई भी ठीक से पढ़ाता नहीं है। मैंने इस पे कोशिश किया है कि आपको सब समझ में आए। तो पोसेसिव का मतलब अधिकार, तो ऐसा प्रोनाउन जो अधिकार वाचक हो, अधिकार की तरफ सूचना करता है, अधिकार बताता है, उसे बोलेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। देखिए ना, हम अब बोलते हैं ना माइन, क्या बोलते हैं? दिस पेन इज माइन, यह मेरी कलम है, कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो माइन है अधिकार नहीं दिखा रहा है पेन और पेन के बीच में। समझ रहे हैं? तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या करता है, जो वस्तु या पर्सन है उसके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है, रिलेशनशिप को दिखाता है। उदाहरण देखिए, एक सपोर्टिव सेंटेंस दिया है मैंने, दिस इज कैथरीन, कैथरीन एक नाम है। और उसका एक उसके बाद सेंटेंस दिया है, शी इज कजन ऑफ माइन, तो यहाँ पे कैथरीन हो गई पर्सन। अब इस कैथरीन के बदला में प्रोनाउन तो सी आया है, जो कि नॉमिनेटिव केस है, इसकी बात ही नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कजन मेरी हो गई है, मेरी कजन हो गई है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? माइन एक संबंध दिखा रहा है कैथरीन के साथ, एक पर्सन के साथ। तो पोसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है कि एक पर्सन के साथ चाहे एक वस्तु के साथ संबंध दिखाने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं, जिस प्रोनाउन का, उसको बोलते हैं पोसेसिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल सपोर्टिव सेंटेंस है, हेल्प करने के लिए सेंटेंस है। पहला, हुज जैकेट इज दिस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, तो दिस इज हिज। अब देखिए, जैकेट हो गई एक वस्तु, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बीच संबंध दिखा रहा है यहाँ पे आकर हिज, तो इसको कहते हैं कि हिज है पोसेसिव प्रोनाउन। नहीं तो दूसरा तरीका समझिए, आई, मी, माइन था, वी, अस बोलते जाइए, आवर्स, यू, योर्स, ही, हिम, हीज, वेरी गुड, सी, हर, हर्स, ईट, ईट्स, ईट्स, दे, देम, देयर्स। तो ये जो है ना पोसेसिव केस जो लिखा था हमने वहां पे, पोसेसिव स्पेलिंग देख लीजिए, पोसेसिव केस, ये सारे के सारे ही प्रयोग होते हैं, बस इतने ही प्रयोग में आएंगे पोसेसिव प्रोनाउंस में। याद रखिए, मत समझिए कुछ भी, ट्रिक याद रखिए। ये समझा भी दिया और ट्रिक भी बता दिया है। आपको पूछना है पूछिए इसमें, पूछना है? हाँ, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर से, कल तो लिया था लेकिन फिर से लीजिए। ये लगता है कि 3 दिन लगेगा इसमें। कंफर्म करिएगा, मैं वेट करता हूं आपके कंफर्मेशन का। ओके देन, नाउ, हाँ हाँ ओके, नाउ दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। हाँ,
डिस्ट्रीब्यूटिव का थोड़ा हिंदी चेंज करिए। हाँ, इसको कर दीजिए वितरण, वितरण सूचक। ठीक है, आप जानते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट शब्द तो सुने हैं ना आप लोग, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या, बांटना, यही होता है ना। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, हाँ बोलिए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव है तो यहाँ पे बांटने की बात होगी। जिस प्रोनाउन की सहायता से, यहाँ पे क्या देखा, जिस प्रोनाउन की सहायता अधिकार की बात होगी उसे क्या बोलेंगे, अधिकारवाचक बोलेंगे। यहाँ पे जिस प्रोनाउन की सहायता से बांटने की बात होगी उसे बोलेंगे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। देखिए ए है, 3 है इसमें, ईच, नीदर और इधर, तीनों का मतलब दो या दो से अधिक, गलत लिख दिया, अधिक में से एक, दो या दो से अधिक निश्चित संख्या, ब्रैकेट में, नीदर मतलब दो में से कोई नहीं, इधर मतलब दो में से प्रत्येक। ठीक है ठीक है ठीक है। ईच का मतलब यहाँ पे जो लिखा है ना, दो या दो से अधिक में से, यहाँ पे एक नहीं, प्रत्येक। ठीक है, यहाँ भी प्रत्येक और इधर भी प्रत्येक। प्रत्येक का मतलब देखिए, मैं अगर बोलता हूं आपसे कि ईच ऑफ यू प्लीज शो योर नोटबुक, मैं क्या बोला, ईच ऑफ यू प्लीज शो योर नोटबुक, मतलब आप प्रत्येक अपना नोटबुक मुझे दिखाइए। तो प्रत्येक का मतलब क्या बोला कि सबको बुलाना, एक एक को बोला है ना, एक दिखाओ फिर दूसरा दिखाओ फिर तीसरा दिखाओ। और मैं ईच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि मुझे पता है कि इस प्लेटफॉर्म पे कितने लोग आते हैं, कितने लोग हैं, तो संख्या निश्चित है, समझ रहे हैं। क्लास में जब टीचर बोलेंगे ईच ऑफ यू प्लीज राइट दिस और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर लिखिए, बोलते हैं तो ईच बोलेंगे, क्यों, क्योंकि दो से अधिक तो आप हैं ही, लेकिन संख्या वहां पे निश्चित है। तो जब दो या दो से अधिक संख्या होती है तो वहां पे हम ईच का प्रयोग करते हैं, लेकिन संख्या निश्चित होनी चाहिए। इसके हट कर एक बता देता हूं, लेकिन आप उसके बारे में अधिक पूछेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी। एक एवरी होता है, EBRY, इसका मतलब होता है कि दो या दो से अधिक में से प्रत्येक संख्या अनिश्चित, समझे। तो हम इसकी बात नहीं करेंगे और इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में इसकी बात नहीं करनी है हमें। तो ईच का मतलब प्रत्येक, आइदर का मतलब प्रत्येक, और नाइदर का मतलब कि दो में से कोई भी नहीं। तो जो नीदर वाला सेंटेंस होगा उसमें नहीं शब्द अपने से ही जोड़ना पड़ेगा। कौन फोन कर रहे हैं, आई कैन नॉट रिप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हाँ, मच, मच इसमें नहीं आएगा। ठीक है, एडजेक्टिव में हम पढ़ेंगे मच, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है ये, उसमें पढ़ेंगे, अभी नहीं। अभी जितना पढ़ रहे हैं, आप जितना जानते हैं अपने साइड में रख लीजिए, जितना पढ़ रहे हैं इसको समझ लीजिए, फिर जब बोलूंगा तो अभी चाहे कल कभी भी पूछ सकते हैं, जितना आपको पूछना होगा। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब वितरण सूचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू वन पर्सन, एनिमल और थिंग एट ए टाइम, एक समय में एक का ही बोध कराता है। इससे कंफ्यूज हो गए थे हम, जो मैंने बताया कि इससे क्या करें, वितरण का बोध कराएगा कि हम वहां पे बांट रहे हैं, सूचित कर रहे हैं अलग अलग को। जैसे ईच ऑफ द बॉयज गेट द अवार्ड, यहाँ पे ईच ऑफ द बॉयज का मतलब हो गया कि जितने लड़के हैं उनमें से प्रत्येक, एक एक की बात करें, यहाँ वितरण सब वितरण जैसा अर्थ आ रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ईच को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। मतलब प्रत्येक बच्चा पुरस्कार प्राप्त करता है। फिर ईदर ऑफ द बॉयज विंस द रेस, प्रत्येक बच्चा दो में से एक, तो प्रत्येक प्रत्येक बच्चा रेस को जीतता है।
नीदर ऑफ द गर्ल्स वांट्स टू प्ले, मतलब एक फोन आ रहा है, आप लोग थोड़ा सा होल्ड करिएगा, मैं म्यूट कर दूं। यहाँ पर नाइदर ऑफ द गर्ल्स वांट्स टू प्ले मतलब दो में से कोई भी लड़की खेलना नहीं चाहती है, हिंदी इसका यही है, ठीक। और यहाँ पे ईच का मतलब जो ऊपर था वैसा ही कुछ आ जाएगा कि ईच ऑफ देम अटेंडेड अटेंड्स द मीटिंग, मतलब प्रत्येक मीटिंग को अटेंड करते हैं, ये है इसका हिंदी। तो यहाँ पे हमने देखा डिस्ट्रीब्यूटिव। पहला क्या देखा हमने, पर्सनल। पर्सनल में क्या देखा कि जो भी आएगा, जो भी हमने देखा नॉमिनेटिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, वो सब पर्सनल में आता है। दूसरा हमने देखा पोसेसिव, तो जो भी पोसेसिव केस में आएगा सबका सब पोसेसिव प्रोनाउन में आता है और इससे अधिकार का बोध होता है। तीसरा देखा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो इसको हम कहेंगे कि इसमें ईच, इधर एंड नीदर आता है। अब देखिए इधर कुछ लिखा है, शायद ये सिंटेक्स का लिखा है। हाँ बोलिए। क्या ऐसा सबको हो रहा है क्या? ओके ओके ओके, कीप, वेट करिए, दोबारा प्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं। डिस्कनेक्ट होने से प्रेजेंट नहीं हुआ, ठीक है, हम सब इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग माई स्क्रीन अगेन, दिख रहा है? ओके, तो ये देखिए हमने अभी तक तीन पढ़ लिया। पर्सनल में क्या देखा, जो नॉमिनेटिव केस और जो ऑब्जेक्टिव केस में था वो सारा का सारा पर्सनल में आएगा। इस पर्सनल क्या होता है छोड़ दीजिए। दूसरा पोसेसिव में क्या होगा था, जो पोसेसिव केस में था वो सारा का सारा आएगा जिससे अधिकार का बोध हो देता है। तीसरा में ईच, इधर और नीदर आएगा, तीन जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में होगा। चौथा चौथा में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, इसका मतलब संकेत। देखिए संकेत मतलब कैसे करते हैं, एक है दिस, बच्चे पढ़ा करते हैं छोटे क्लास में, एंड दैट, ठीक है। दिस मतलब पास की वस्तु को क्या कहते हैं, दिस, और दूर की वस्तु को क्या कहते हैं, दैट। तो बोलते हैं ना कि दिस इज, जो पास में है उसको संकेत, संकेत सूचक बोल रहा है ना कि जो पास का है तो दिस हो गया, और जो दूर का है वो दैट हो गया, तो इसको संकेत सूचक वर्ड कहते हैं। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में, इसको मैं लिखता हूँ हिंदी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस दैट शब्द आता है। दिस और दैट, इसका प्लूरल भी आ जाएगा, दीज, और दैट का दोज। ये चार शब्द आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में, जिससे हम सूचना देते हैं कि कोई वस्तु पास है कि दूर है, इसका प्रोनाउंस भी। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स टू द नाउन टू विच इट रेफर्स, मतलब जिसकी बात कर रहा है उसके तरफ इशारा करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और लिख भी दिया है, दिस, दैट, दीज, दोज, इनको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो अभी जो हमने पढ़ा था D1, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है उसको बोलेंगे D1। D1 में क्या था, ईच, इधर एंड नीदर, NEITHER, ठीक है। और यहाँ पे D2 हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, इसमें क्या आएगा, दिस, दैट, दीज, दोज। समझ रहे हैं आप सब? प्लीज एक्नॉलेज करें। ओके, यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन किया है दिस को और दैट को, देखिए कैसे, दिस इज द बॉय हु इज वेरी लेबोरियस, पास में कोई बच्चा है जिसके बारे में बात कर रहे हैं तो पास में है तो दिस का प्रयोग कर दिया। दूर है, दैट बॉय हु इज रनिंग अ रेस इज वेरी डिसिप्लिन्ड, कोई बच्चा दूर है, हम बातें कर रहे हैं किसी से, उसे बोल रहे हैं इशारा करके कि वो बच्चा जो दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है वो बहुत ही अनुशासित है। तो यहाँ पे पास की वस्तु को संकेत करने का दिस, दूर की वस्तु को संकेत करने का दैट, और इसका बहुवचन दीज, दोज, ये चारों शब्द आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में। तो वैसे प्रोनाउंस जिनसे हम इशारा करते हैं, संकेत करते हैं पास और दूर होने का, कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। किसी को डाउट हुआ यहाँ तक? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पिछले वाला का स्क्रीनशॉट लिया था आपने?
नहीं, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट पहले। यहाँ पे ईच का लिखा है ठीक से, इधर निधर का हिंदी लिखा है ठीक से मैंने, और वितरण वितरण का विभाग कर दिया है, विभाग का वितरण कर, यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव का ले लीजिए। कंफर्म, प्लीज कंफर्म। ओके, ओके। नाउ अनदर वन इज इम्फैटिक या इंटेंसिव। इंटेंसिव चाहे इम्फैटिक, दोनों का मतलब दृढ़तावाचक होता है। हो सकता है एग्जाम में बोले कौन सा इंटेंसिव प्रोनाउन है, इसलिए मैंने दोनों नाम का उल्लेख कर दिया। इम्फैटिक चाहे इंटेंसिव। इम्फैटिक, आप मैं बताया था शुरू शुरू में कि हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस को इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक बनाना, सॉरी नॉन इम्फैटिक को इम्फैटिक बनाना, मतलब जो जोरदार नहीं होता है उसे जोरदार बनाना। जैसे ही गोज, तो यहाँ पे क्या होगा, ही डज गो। हाँ, ऐसे बनता है जब हम इम्फैटिक और नॉन इम्फैटिक पढ़ेंगे वहां पे। तो जोरदार दृढ़तावाचक, दृढ़तापूर्ण बनाने के लिए होता है इम्फैटिक का। तो इम्फैटिक का मतलब भी यही होता है कि जोरदार, दृढ़, इस तरह का। तो जब हम सेंटेंस में किसी बात, किसी पे जोर देना होगा तो हम इम्फैटिक प्रोनाउंस का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? इम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। इसको बोलते हैं इम्फेसाइज। इम्फेसाइज मतलब जोर देना। पढ़ पाएंगे शायद आप लोग मेरा हैंड राइटिंग, इस पे जो लिखने वाला है उतना अच्छा नहीं है। तो emphatic pronouns are used to emphasize the subject of the sentence। सब्जेक्ट पर जोर, सेंटेंस के सब्जेक्ट पर जोर देने, किस पे जोर देने के लिए? सब्जेक्ट पे। emphatic में सब्जेक्ट पे, क्योंकि यहाँ उदाहरण में जो अंडरलाइन किया है माई सेल्फ और हर सेल्फ, इसको हम एक जगह और पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि emphatic में सब्जेक्ट पे जोर देते हैं और माई सेल्फ, हर सेल्फ एटसेट्रा लगता है। अच्छा, कल मैंने कहा था कहाँ कहाँ सेल्फ लगेगा मुझे याद दिलाना। हाँ, वापस जाऊं क्या पीछे स्लाइड में एक बार? देखिए यहाँ पे, हाँ बोलिए। यहाँ पे सेल्फ लगता है, यहाँ लिखिएगा मत आप लोग। हाँ, सेल्फ यहाँ लगता है। आवर, आवर सेल्फ्स यहाँ पे लेना पड़ेगा स्लाइड्स, इसका स्क्रीनशॉट। माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ, योर सेल्फ नहीं, योर सेल्फ्स होगा, योर सेल्फ होगा, प्लूरल है तो सेल्फ्स होना चाहिए। योर सेल्फ्स, हिम सेल्फ यहाँ पे लगता है, हर सेल्फ, कहीं भी दो जगह हर है, कहीं भी लगा दीजिए। इट सेल्फ और देम सेल्फ, सेल्फ्स। जो प्लूरल होता है ना वहां पे सेल्फ्स हो जाता है, और जो सिंगुलर होता है उसके साथ सेल्फ होता है। आप सब सुन रहे हैं मेरी बातें? हाँ, अब इसका हिंदी क्या होता है उस स्लाइड में चल के बताऊंगा, लेकिन फिलहाल माई के साथ सेल्फ लगता है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स। हाँ, यहाँ पे मुझे डाउट है, इसको कल से अगर आप लोगों को पता हो तो बताइए। हाँ, सेल्फ ही होता है ना? हाँ, हाँ, योर सेल्फ ही होता है, बिल्कुल। योर सेल्फ तो सुना भी नहीं मैंने, उसी के आधार पे योर सेल्फ होगा। हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, और यहाँ देम सेल्फ्स, जो प्लूरल है उसको हम सेल्फ्स लगाएंगे। और सेल्फ्स कहाँ पे लगा रहे हैं? दो जगह पे लगा रहे हैं, ठीक है? आवर सेल्फ्स, देम सेल्फ्स में। तो सेल्फ लगाने का ये जगह है, आपको ध्यान रखना है। इसका कोई तरीका तो मुझे नहीं मिला है कि किस तरीका से सेल्फ लगाते हैं, इसलिए मैं तरीका नहीं बता पा रहा आपको। आप इसको स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और शेयर भी करिएगा। बढ़ जाऊं आगे? ओके, तो हम पढ़ रहे हैं इम्फैटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। इसमें क्या करते हैं, हम जोर लगा देते हैं सब्जेक्ट पे, सेंटेंस के सब्जेक्ट पे। जोर लगाने के लिए क्या करते हैं? आई माई सेल्फ, मतलब जो यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होता है, उस पर्सनल प्रोनाउन का जो उसके साथ वाला जिसमें सेल्फ लग सकता है उसको हम यूज करते हैं। जैसे टिया है, तो टिया का
आप प्रोनाउन क्या करेंगे, शी करेंगे, होगा ना, टिया के लिए सी प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा अगर हमें कहा जाए तो सी के साथ जो लगेगा वहां पे सेल्फ लगाएंगे, हर सेल्फ। हिंदी होती है आई माई सेल्फ डिड इट, मतलब मैंने खुद इसे किया, खुद इसका हिंदी कर दीजिए, खुद, जहां भी होगा खुद। हाँ, टिया हरसेल्फ मेड द वेस, टिया ने खुद यह बर्तन बनाया, वेस, वेस मतलब बर्तन, बर्तन, बर्तन ही बर्तन, इसको बोलते हैं वेस, व वेस, ठीक है। तो टिया ने खुद बर्तन बनाया, मैंने खुद यह किया, मैंने खुद यह किया। तो मैंने खुद मतलब मैंने, सब्जेक्ट जो है खुद, जोर दे रहा है अपने पे ही, टिया ने खुद, तो टिया पे जोर दिया जा रहा है, टिया ने खुद, समझ रहे हैं आप। तो सब्जेक्ट पे जोर देने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो जिस तरह के, जिस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसको कैटेगराइज किया गया, कहा जाता है इम्फैटिक प्रोनाउन। समझ गए होंगे आप। इम्फैटिक प्रोनाउन यहाँ पे लाल में लिखा है कि इम्फैटिक प्रोनाउन के सब्जेक्ट के जस्ट बाद इम्फैटिक, जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का उसके जस्ट बाद इम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। देख लीजिए, आई के जस्ट बाद किया है माई सेल्फ, और टिया के जस्ट बाद किया हर सेल्फ, क्योंकि हमें सब्जेक्ट पे इम्फेसाइज करना है, जोर देना है, इसलिए। तो अभी तक हमने कितने पढ़ा, पहला था P1, P1 में क्या था, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस के जितने प्रोनाउंस थे वो सब। दूसरा था P2, P2 मतलब पोसेसिव प्रोनाउन, इसमें क्या था, पोसेसिव केस वाला था। तीसरा क्या था, D1, D1 क्या था, D1 क्या था, हाँ हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव में ईच, ईदर एंड नीदर, ठीक है। D2 था डेमोस्ट्रेटिव, डेमोस्ट्रेटिव को D2 बोलेंगे, यहाँ पे दीज, दैट, दीज एंड दोज, ठीक, इतने आते हैं। ये अभी तक हमने चार तो पढ़ लिया था, पांचवा E1, E1 में आएगा इम्फैटिक चाहे इंटेंसिव, इसमें क्या आता है, माई सेल्फ, माई सेल्फ खाली नहीं, एटसेट्रा, मतलब जहां जहां पे आपको सेल्फ लगाना है, कोई भी शब्द अगर उस तरह का प्रोनाउन होगा तो जिस तरह का प्रोनाउन या नाउन होगा उस तरह का यूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टिया देख रहे हैं, तो टिया के साथ लगाना पड़ेगा सेल्फ वाला, तो इसका प्रोनाउन में लगाएंगे, टिया, टिया सेल्फ नहीं कर सकते हैं आप, समझ गए। तो आपको नाउन के अनुसार जो प्रोनाउन यूज होता है उसमें सेल्फ जहां पे लगता है वहां लगाना है। मेरी बात क्लियर है सबको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो अभी आपने ये देख लिया कि 5 तरह के जो प्रोनाउंस हैं, हम नाम तो याद कर ही लिए, अभी और अच्छा से याद हो जाएगा। और क्या क्या इसके अंदर आता है, यहाँ पे कंफ्यूजन तो अभी तक तो नहीं हुआ ना आपको। हाँ, हाँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि आप सबको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, बहुत ही कम मटेरियल है, बुक्स में भी बहुत कम लिखा है, मैं कितने बुक्स को पढ़ने के बाद इसको लिखा हूँ। इनडेफिनिट प्रोनाउंस मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनडेफिनिट आप जानते हैं, हिंदी भी इसकी यही होती है, अनिश्चय होती है ना। तो इसमें क्या होगा, अनिश्चय होगा, अनिश्चित होगा। अनिश्चित क्या होगा, प्रोनाउन अनिश्चित होगा, मतलब कौन है वो, जो प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है पर्सन, वो है कौन, नहीं पता रहता है। जैसे मान लिया कि अभी पीछे स्लाइड में जाएं, तो यहाँ पे टिया, यहाँ पे आई है, आई का मतलब क्या है, पता है कि जो बोल रहा है वही है, पहचान पता है, डेफिनिट है, इसका पहचान पता है। लेकिन जिसका पहचान ही नहीं पता है, इनडेफिनिट है, अनिश्चित है, उसको हम रखते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउंस में। जैसे ऑल, बोलेंगे ऑल हैव गॉन, अरे ऑल में कौन कौन था क्या पता, आप समझ सकते हैं ऑल बोलने से कि कौन कौन था, नाम भी नहीं, मतलब पता बता सकते आप, मतलब हम समझ ही नहीं सकते कितने लोग थे ऑल में। नन मतलब कोई भी नहीं, यहाँ पे भी नन बोल रहे हैं, तो जैसे आप लोग इतने, तो मैं बोला कि किसी ने भी आंसर नहीं किया, तो यहाँ पे किसी ने का मतलब मैं तो किसी एक आदमी के लिए बोला ही नहीं, समझ में नहीं आया कि किसके लिए बोला मैंने, राइट।
ये क्या हो रहा है, इनडेफिनिट हो रहा है। तो इनडेफिनिट जो बातें होती है उसको बताने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है उसको का वर्गीकरण इंडेफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत किया गया। सम मतलब कोई, फ्यू मतलब कम, मेनी मतलब अधिक, समबडी मतलब कोई, नोबडी मतलब कोई नहीं। समझ रहे हैं आप सब? इस कंसेप्ट को समझे, इंडेफिनिट क्यों है ये, पूछिए इसको। अगर नहीं समझ में तो पूछिए इसको। इंडेफिनिट ये इसलिए है कि हमें पता नहीं चलता कि वो आदमी कोई कौन सा विशेष आदमी है, किसी विशेष आदमी या विशेष आदमियों के समूह का या वस्तुओं के समूह का बोध नहीं हो पाता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ऑल, नॉन, सम, फ्यू, मेनी, समबडी, नोबडी और एटसेट्रा भी लिखा है। एक मिनट, यहाँ पे आशीष अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, मैंने एटसेट्रा भी लिखा हुआ है, मतलब और भी होते हैं और आप आसानी से पहचान भी लेंगे। देखिए यहाँ पे somebody rescued him, मतलब किसी ने उसे बचाया। रेस्क्यूड मतलब बचाना होता है, इसको बोलते हैं रेस्क्यूड, आधा क यू, रेस्क्यूड मतलब बचाया। तो किसी ने, यहाँ पे क्या होगा, किसी, हाँ हम्म। हाँ, यही तो मैं भी कह रहा हूँ। आप भी यही समझ रहे हैं, बाकी लोग भी। हाँ, तो यहाँ पे somebody मतलब किसी ने, यहाँ आइडेंटिफाई ही नहीं किया किसने, किसी ने कहा हमने, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। nobody helped him मतलब किसी ने भी सहायता, उसकी सहायता नहीं की। यहाँ नो है तो नहीं तो अपने आप आ जाएगा। तो किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, तो यहाँ पे किसी ने भी मतलब क्या, आप तो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे ना पर्सन को, कौन पर्सन था। तो जब आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो वैसे शब्द यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं जिनसे आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, या इन सभी शब्दों का अगर प्रयोग हो सेंटेंस में तो इनको बोल देते हैं कि ये सारे के सारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस हैं। अभी तक हमने P1 में पढ़ा था नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस के बारे में, P2 में क्या पढ़ा था, पोसेसिव केस के बारे में, ठीक है। D1 में क्या पढ़ा था, ये था डिस्ट्रीब्यूटिव था ना, इज, इधर, नीदर, बोलते जाइए। D2 में क्या था, डेमोस्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज। और फिर यहाँ पे I1 में, I1 मतलब इंटेंसिव, जो इम्फैटिक था ना उसमें इंटेंसिव लिखा था, उसको I1 बोलेंगे। I1 में क्या था, हाँ हाँ, सेल्फ सेल्फ वाला था। हाँ हाँ, देयर सेल्फ्स, ओके। एंड फिर इंडेफिनिट मतलब I2 में क्या हो गया, ऑल, सम, नॉन। अभी तक याद रहेगा आपको इतना। अब P1 मतलब पर्सनल प्रोनाउन, P2 मतलब पोसेसिव प्रोनाउन, D2 मतलब डेमोस्ट्रेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, D2 मतलब डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, I1 मतलब इंटेंसिव या इम्फैटिक प्रोनाउन, और I2 मतलब इनडेफिनिट प्रोनाउंस। याद रखना है आप सबको, टाइम नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव, इसमें कुछ नहीं बताना है हमें। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक। जिन प्रोनाउंस की सहायता से प्रश्न पूछ सकते हैं उनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। और कौन कौन से हैं, देखिए अंडरलाइन किया है, हु, हुज, whom, what, which। ये सारे के सारे पांच ही हैं जिनसे हम प्रश्न पूछ सकते हैं, और पांच को ही कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। पर्सन्स के लिए होता है पहला तीन, और लास्ट टू होता है थिंग्स के लिए होता है। ये याद रखिएगा, थिंग्स का जब बोध होगा तो वहां पे व्हाट और विच लगाएंगे। पर्सन्स के लिए यूज करना होगा क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन वाला कोई प्रोनाउन, तो हु, हुज और हुम लगेगा। समझ गए होंगे।
तो दिस नहीं, व्हाट नहीं लगता, बताइए उदाहरण बताइए। नेम के लिए लगा है ये, कह सकते हैं ना, नेम के लिए लगा है। व्हाट इज योर फादर, यहाँ फादर की पेशा पूछ जा रही है। जब ऐसा क्वेश्चन होता है, आपने पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत, व्हाट इज योर फादर बोलते हैं माय फादर इज अ फार्मर, यही बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ, तो जहाँ पे पर्सन का बोध होगा विशेष रूप से, उससे पर्सन ही आएगा उसमें, तो उसको हम यूज करेंगे हु, हुज और हुम के साथ। देखिए तीनों जो सेंटेंस है, हु इज योर फेवरेट सिंगर, पर्सन का नाम बताना पड़ेगा आपको। हुज आर दीज फाइल्स, ये फाइल्स किनके हैं, तो भी पर्सन का नाम बताना पड़ेगा। whom डू यू वांट टू सी, आप किनको देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ भी पर्सन का नाम बताना पड़ेगा। लेकिन व्हाट हैज हैपन टू यू, आपके साथ क्या हुआ। विच ऑफ देम इज एट फॉल्ट, उनमें से किनकी गलती है। हाँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, हाँ, जरूरत नहीं है। हाँ, तो हम यहाँ से, जैसे अभी आपने व्हाट वाला भी पूछा, तो जब पर्सन की बात होती है तो हम प्रायः हु, हुज और हुम, और थिंग्स के लिए प्रायः व्हाट और विच का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे आंसर में तो नाम ही आ रहा है ना, नाम तो कोई, मुझे नहीं लगता कि वो, आप जो कह रहे हैं ना, पर्सन से पूछेंगे, पर्सन से पूछ रहे हैं, क्या कहा हमने कि हम क्वेश्चन करते हैं, पर्सन्स के लिए हम प्रयोग करते हैं इन तीनों का, और थिंग्स के लिए लाल में लिखा है दीज प्रोनाउंस आर ओनली 5 इन नंबर, संख्या में केवल 5 हैं। हु, हुज एंड हुम को पर्सन के लिए यूज करते हैं, और इनको व्हाट एंड विच को थिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो हाँ, हम्म, जैसे सेंटेंस नाम बताएंगे ना आपकी, राम का है, श्याम का है, गीता का है। पर्सन का, इसमें थिंग का उदाहरण बताइए, फिर मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे आप ये बातों को ना एक चीज कर देते हैं, हम क्या बोलेंगे, प्रायः, समझ गए, कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो गया। नॉर्मली हम ऐसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन यहाँ पे भी है, विच ऑफ देम इज एट फॉल्ट, उनमें से किसकी गलती है, यहाँ भी नाम बतानी पड़ेगी। हाँ, चाहे वस्तु भी हो सकती है कि इतनी वस्तु, इनमें से किसकी गलती है, कहाँ फॉल्ट हुआ है, तो दिस बल्ब इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, तो ये भी हो सकता है। तो हम प्रायः क्या करते हैं, हु, हुज, हुम का प्रयोग पर्सन्स के साथ, और थिंग्स के लिए व्हाट और विच का प्रयोग करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कल आगे इस पे बढ़ेंगे।